हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे आर्कियोलॉजी के, और वो उसमें कुछ हिस्ट्री के भी सवाल थे। मतलब वो आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और इंडियन कल्चर तीनों के लिए था। तो हम आगे अभी कुछ सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। और आप इसको ना नोट डाउन करते जाएगा, बिकॉज इस पर सवाल अच्छे अच्छे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहला नगरीकरण हुआ था ना, तो ये कालों के नीचे नाम दिए हैं टाइम पीरियड के, एज के। तो इनमें से कौन सा टाइम पीरियड पहला जो है नगरीकरण है वो रिप्रेजेंट करता है या किससे रिलेट करता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहला नगरीकरण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, यही समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, गोल्डन एज, आयरन एज, ब्रोंज और स्टोन। तो पता ही होगा आपको, स्टोन एज की अगर हम बात करें तो स्टोन एज यानी प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी कि जब आदिमानव वाला टाइम था ना, तब की बात है। आयरन एज, लौह युग की बात तो तब आएगी जब दूसरा नगरीकरण आएगा। गोल्डन एज तो गुप्ता पीरियड को बोलते हैं गोल्डन एज, वो भी स्पेशली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को बोलते हैं, स्पेशली उन्हीं के काल को बोलते हैं। हालांकि वैसे कुछ लोग कहते हैं पूरा ही गुप्ता पीरियड गोल्डन था, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे टाइप के कॉइन्स का अंकन हुआ और मंदिरों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जैसे कि पहले मंदिर की जो छतें थी वो सपाट थी, फिर गुप्ता पीरियड से जो शिखर वाले मंदिर हैं वो बनने शुरू हो गए, ठीक है। और जो गंगा यमुना की मूर्तियां हैं मंदिरों के बाहर, वो इसी काल में बनना शुरू हुई। बहुत सारे आइकनोग्राफिकल फीचर्स यानी कि जो मूर्तियां हैं वो इसी काल में बनी। और जो पंचायतन शैली का मंदिर है ना, पंचायतन शैली आपको समझ आते हो कि पंचायतन शैली का मतलब होता है ऐसा मंदिर, आपने देखा होगा एक मंदिर बीच में, एक मंदिर होता है बीच में और उसके चारों कोने पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं पंचायतन शैली का मंदिर। तो ये सब जो कहते हैं ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये गोल्डन एज गुप्ता पीरियड के हैं। मतलब ये सब चीज़ें गुप्ता पीरियड में हुई, इसलिए उसे गोल्डन एज कहते हैं। तो अभी तो ये पूछ रहा है पहला नगरीकरण कब हुआ, तो आपको पता होगा पहले नगरीकरण को हम कौन सा काल को कहते हैं। पहला नगरीकरण हम संदव काल को कहते हैं, और संदव काल को और क्या कहते हैं, ब्रोंज एज, ठीक है ना, यानी कि कांस्य काल। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंसर्स सी, यानी हमने सही आंसर लगाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टू कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन वॉज। मतलब पहला ऐसा कौन सा आपका डिपार्टमेंट था जिसने जो पुरातात्विक उत्खनन है ना वो कराया, ठीक है। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी कह रहा ना, द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, जिसने सबसे पहली बार पुरातात्विक खुदाई करवाई, यानी कि जिसने पुरातात्विक उत्खनन कराया। तो उसमें देखिए बहुत सारे नाम दिए हैं। ए में है द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कलकत्ता, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी डेक्कन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, या सी डिपार्टमेंट ऑफ एच कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ इलाहाबाद, या डी द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एआई हिस्ट्री द एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। देखिए ये ना, जब ऐसा कोई सवाल है और आंसर नहीं पता हो, लेकिन अगर डेक्कन ऑप्शन में तो देखिए थोड़ा सा ना, हर सवाल का आंसर हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के देना पड़ता, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो जहाँ जो डेक्कन कॉलेज है ना, इसको आर्कियोलॉजी का गढ़ कहते हैं, और यहाँ पे बहुत टाइम से आर्कियोलॉजी पे काम हो रहा है ना, बहुत टाइम से। और ये मंदिर कह लीजिए, चर्च कह लीजिए, डेक्कन कॉलेज वो है आर्कियोलॉजी के मामले में, है ना। तो अगर वो है, अगर आपको आंसर नहीं पता और ऐसा कोई सवाल है, अगर आप डेक्कन लगाएंगे तो उसके सही होने की उम्मीद ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं आंसर, तो आंसर बी है। तो ये हमारा आंसर सही है कि मतलब पहला जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट था जिसने कि आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन कंडक्ट कराया था वो था द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी डेक्कन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। अब थर्ड देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मैच द आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट विथ दोज इन लिस्ट सेकेंड। मतलब ये देखिए 2 कॉलम दिख रहा है ना, पहला और दूसरा, इसमें आपको पहले वाले कॉलम को दूसरे से मैच करना है, ठीक है। ये मैच वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ये ना मैच वाले क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कभी तो ऑप्शंस मिलना आसान होता है, कभी कभी टफ हो जाता है। तो इसलिए
मैच वाले जो क्वेश्चन रहे उनको बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए अब ये ए में ना साइट्स के नाम दिया हुआ है और कॉलम बी में ना ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ज्वालापुरम, जायल, बागोर और पटने। फिर इसमें मेसोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक और लोअर पैलेयोलिथिक, ठीक है ना। अब ये देखिए अभी पूछ रहा है, मान लीजिए आपको इसमें ज्वालापुरम और जायल नहीं पता, तो मतलब ज्वालापुरम और जायल नहीं पता, तो आप क्या करेंगे। तो आपने दो साइड के नाम तो इनमें सुने ही होंगे, बागोर और पटने, है ना। तो देखिए जो बागोर है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बागोर है और एक बाघोर है। जो बागोर है वो आपका कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, और जो बाघोर है वो पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो बागोर है वो आपकी मेसोलिथिक साइट है, यानी कि मध्य पाषाणिक साइट है, मध्य पाषाण काल की। और जो बाघोर है ना वो अपर पैलेयोलिथिक यानी उच्च पूरा पाषाण काल की साइट है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कुछ दो ऊपर नहीं भी पता तो देखिए आप बागोर को लगा लीजिए मेसोलिथिक से, ठीक है, इससे। तो सी का देखिए दूसरा, सी का पहला किस में दिया हुआ है, तो देखिए सी का ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, ये देखिए दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब पटने की बात कर लें तो पटने तो आपको पता ही होगा कि पटने भी बहुत ऐसी साइट है जो अक्सर आप पढ़ते रहते हैं। जो पटने है ना वो एक अपर पैलेयोलिथिक साइट है, मतलब कि उच्च पूरा पाषाणिक साइट है। यहाँ से क्या फेमस है, यहाँ से पता है आपको शुतुरमुर्ग के अंडे, जो अंडे थे उसके टुकड़े मिलते हैं, ठीक है, और उस पर चित्रकारी की गई है ना, तो इसलिए पटने फेमस है। और ये उच्च पूरा पाषाणिक यानी कि अपर पैलेयोलिथिक साइट है। तो डी का अगर हम तीसरा देखें तो ये होगा डी का तीसरा। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो सी ऑप्शन है, ठीक है, वो करेक्ट है। तो अगर हम सी पर टिक लगाएं और आंसर चेक कर लेते हैं तो हमारा आंसर सी सही है, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज्वालापुरम आपका क्या हो जाएगा, मिडिल पैलेयोलिथिक, मतलब कि ज्वालापुरम आपका मध्य पूरा पाषाणकालीन साइट हो जाएगी। देखिए मध्य पूरा पाषाणकालीन साइट अलग होती है और मध्य पाषाणकालीन साइट अलग होती है। पहले जब पैलेयोलिथिक पीरियड यानी कि आप पूरा पाषाण काल को बांटेंगे तो 3 भाग में बांटेंगे ना, लोअर पैलेयोलिथिक यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलेयोलिथिक यानी मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलेयोलिथिक यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। फिर आपका आएगा मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, फिर आपका आएगा न्यूलिथिक यानी नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो ज्वालापुरम जो है वो मध्य पूरा पाषाणकालीन साइट है और जो बागोर है वो मध्य पाषाण काल की साइट है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब जो जायल है बी, वो क्या हो जाती है, वो आपका हो जाती है लोअर पैलेयोलिथिक साइट, मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल की साइट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये साइट्स के नाम और टाइम पीरियड ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो क्या पूछ रहा है, आपका नेक्स्ट पूछ रहा है कि हु अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन यूनिवर्सिटी टू टेक अप आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। मतलब इन जो ये 4 नाम नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वो कौन था जिसने पहली बार किसी भारतीय यूनिवर्सिटी को उत्खनन करना अलाउ किया, ठीक है, या उत्खनन करने की परमिशन दी, ठीक है। तो देखिए ए में लिखा ए कनिंघम, बी में लिखा है R.E.M. व्हीलर, सी में लिखा है M.S. वत्स और डी में है ए घोष, ठीक है ना। तो इसमें आपको लगाना है कि ऐसा कौन था। तो अगर ज़रा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कनिंघम के टाइम में तो किसी इंडियन यूनिवर्सिटी ने डिगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, ठीक है। वत्स और घोष तो बहुत बाद में आते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा व्हीलर यानी R.E.M. व्हीलर, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर बी है यानी कि करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट विद दोज इन लिस्ट सेकेंड। तो देखिए ये पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है। पहले कॉलम में कुछ राइटर्स के नाम है और लिस्ट सेकेंड में कुछ किताबों के नाम है। तो अब इसने पहले राइटर के नाम में है पहला है स्टुअर्ट पिगर्ट, फिर है L.R. बिनफोर्ड, फिर V.G. चिल्डे, ये हालांकि शिंदे होगा, डी का J.D. क्लार्क है, ठीक है ना। अब ये किताबों के नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, कोलंबो फॉल्स, ठीक है, और एन आर्कियोलॉजिकल परस्पेक्टिव द आर्यंस। तो देखिए इसमें आपको भी यहाँ पे भी मैं यही कॉमन सेंस लगाने को बोलूँगी। देखिए यहाँ पे कुछ किताबों के नाम आपको पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे। तो इनमें से कुछ किताबें बहुत फेमस है जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि स्टुअर्ट पिगर्ट, ठीक है ना। स्टुअर्ट जो पिगर्ट हैं उनकी जो बहुत फेमस बुक है ना वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया, है ना, ठीक है, यानी कि पहले का पहला।
तो पहले का पहला तो इन्होंने चारों में दे रखा है, इसका मतलब हम इससे आंसर नहीं लगा पाए, हमें एक और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी LR बिनफोर्ड है, फिर VG चिल्डे है और JD क्लार्क है। तो जहाँ तक मुझे पता है जो D है JD क्लार्क, ठीक है ना, JD क्लार्क की कोलंबो फॉल्स भी बहुत फेमस बुक है। तो अब हम देखते हैं कि C का चौथा किस में दिया हुआ, तो C का सॉरी D का दूसरा किस में दिया हुआ है, तो D का दूसरा भी इन्होंने 2 में दे रखा है। देखिए पहले ऑप्शन में भी दे रखा है और D वाले ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, है ना। तो देखिए स्टुअर्ट पिगट की प्री हिस्टोरिक इंडिया हो गई, ठीक है। अब LR बिनफोर्ड की जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, ये एन आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी VG चिल्डे या चिल्डे जो भी पढ़ें आप, ये द आर्यंस इनकी होनी चाहिए। एक बार को आंसर चेक कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए D इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो वह देखिए स्टुअर्ट पिगट किसके हो गए, स्टुअर्ट पिगट हो गए आपके प्री हिस्टोरिक इंडिया, यानी कि A का पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और आपका LR बिनफोर्ड का क्या हो गया, LR बिनफोर्ड का यानी B का हो गया आपका एन आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, यानी कि तीसरा। और आपका VG चिल्डे का हो गया द आर्यंस, ठीक है। और JD क्लार्क का की बुक हो गई कोलंबो फॉल्स। ये किताब काफ़ी फेमस है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन बुक्स के नाम तो ज़रूर रट लीजिएगा, बिकॉज इनसे सवाल ना आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखिए पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू अर्बन हड़प्पन। ये 4 ऑप्शन दिया है आपको, ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा, नीचे जो दिया हुआ है ऑप्शन, कौन सा अर्बन हड़प्पन यानी शहर वाले हड़प्पा से रिलेट नहीं करता। हालांकि यहाँ पे अर्बन हड़प्पन का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ हड़प्पन समझ लीजिए कि विच कौन सा इसमें से आपको हड़प्पा में नहीं मिलता, यही समझ लीजिए, है ना। तो इन्होंने 4 चॉइस दी है, बुल, कैमल, काऊ, हॉर्स, मतलब कि बैल और ऊँट और गाय और हॉर्स। तो आपको पता होगा बैल का अंकन तो हमें मिलता ही है उनके सील पे, उनकी मोहरों पे, और बैल की मृण मूर्तियाँ भी मिलती हैं, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं खिलौनों के फॉर्म में, ठीक है। कैमल भी मिल जाता है, और काऊ वैसे बहुत रेयर है, बट फिर भी हम काऊ को नहीं मारेंगे अगर ऑप्शन में हॉर्स है तो। क्यों? क्योंकि जो घोड़ा है ना, इसकी जो हड्डियां हैं ये अपवाद इसकी मतलब सुरकोटदा से तो इसकी हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, बट वो विवादित है ना। तो हम इसको हॉर्स ऑप्शन लगाएंगे कि क्या नहीं मिलता। तो बिल्कुल आपको किसी मोहर पे आपको कहीं पे भी घोड़े का कोई अंकन नहीं मिलता है। एक आध जगह जो मिला है वो अपवाद स्वरूप है, उनको अपवाद स्वरूप चीज़ों को काउंट कहाँ किया जाता है, नहीं किया जाता। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर है हमारा D हॉर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी कह रहा है कि मैच द बुक्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विथ ऑथर्स गिवन इन सेकेंड, ठीक है ना। अब ये आपकी किताबों के नाम है, ठीक है। ये किताबों के नाम में राज तरंगिणी वर्ष है, विक्रमांक देव चरितम है, और कविराज मार्ग है, और प्रबंध चिंतामणि है, ठीक है ना। तो आपको और किधर लिस्ट सेकंड में उसके राइटर के नाम है। तो देखिए इनमें से आपको सबसे राज तरंगिणी तो आपको दुनिया में आपको ये किताब का नाम तो पता ही होगा, क्योंकि पहली बार जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में विथ डेट, है ना, जो कहते हैं ना बिल्कुल विथ डेट और एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, है ना, जो लिखी गई है वो पहली किताब ही राज तरंगिणी है ना। तो राज तरंगिणी किसने लिखी, सबको पता है, कल्हड़ ने लिखी, ठीक है। ये कल्हड़ ने लिखी, यानी कि A का 4 ऑप्शन सही है, ठीक है ना। फिर देखते हैं विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम जो है वो किसने लिखी, वो बिल्हड़ ने लिखी, यानी कि B का पहला। और कविराज मार्ग किसकी है, तो ये अमोघ की है, ठीक है। और प्रबंध चिंतामणि का भी बहुत, इसमें से खैर तो जो चारों किताबों के नाम दिए बड़े फेमस हैं, ये आपको पता ही होगा। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी, ये मेरुतुंग ने लिखी, ठीक है। तो अगर हम देख लें A का अगर हम 4 लगाएं तो 4 तो 3 में दिया हुआ है, तो B का हम लगाएंगे पहला, B का पहला केवल D में दिया हुआ है। और फिर कविराज मार्ग हो गया अमोघ, और प्रबंध चिंतामणि हो गई आपकी मेरुतुंग। तो हम D ऑप्शन लगा लेंगे और D ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग करेक्टली, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो राजगुरु है, एस राजगुरु है, KR कैनेडी है, और RG बेंदनरिक है, और आपके विष्णु मित्र है, ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है कि इन्होंने ये जो है लिस्ट पहले में कुछ लोगों के नाम है, और लिस्ट सेकंड में पूछ रहा है कि उनका मतलब वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। तो वो दो चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो आपके जहाँ तक मुझे पता है SN राजागुरु जियोलॉजी के हैं, यानी कि A का पहला ही सही है, और आपके A का फर्स्ट, ठीक है। और आपके जो KR कैनेडी हैं, ये जहाँ तक मुझे पता है ये फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के ही हैं, ठीक है। तो एक बार को पहले मैं आंसर लूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आंसर डी, सॉरी मैंने गलत डी ना मारना था, मैंने गलती से C मार दिया, ठीक है। तो देखिए आंसर डी ही सही है। देखिए जो SN राजगुरु है आपके, वो आपके किसके हैं, ये सॉरी SN राजागुरु ये आपके जियोलॉजी से रिलेटेड है, यानी भूविज्ञान से रिलेशन है इनका, ठीक है। KR कैनेडी ये डेफिनेटली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के हैं। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में आप समझते हैं ना क्या पढ़ा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के बारे में पढ़ा जाता है। कौन सा मानव, जो प्राचीन मानव था ना, यानी जो आदि मानव था, होमोनिड था, उनके बारे में पढ़ा जाता है। उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एंथ्रोपोलॉजी में मिलती हैं। देखिए जैसे आपको किसी आदि मानव का दांत मिला या खोपड़ी मिली या कुछ भी मिला, तो वो कौन तय करेगा या कौन बताएगा कि वो इतना ओल्ड है, उसके सर में कोई बीमारी तो नहीं थी, उसका जबड़ा कैसा था, उसके दांतों में तो कोई बीमारी नहीं थी। ये सब एंथ्रोपोलॉजी वाला बताएगा, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी जिसका सब्जेक्ट होगा या जो एंथ्रोपोलॉजी का जो साइंटिस्ट होगा वो बता पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के बिना आर्कियोलॉजी काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो KR जो कैनेडी है उनका रिलेशन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से था। फिर RG जो आपके RG बेंडनरिक हैं, ये आपके रॉक आर्ट से, यानी कि रॉक आर्ट तो समझते हो ना, केव आर्ट, रॉक आर्ट, जो पत्थर पे आर्ट मिलती है ना, गुफा पे किसी भी पत्थर पे जो आर्ट है वो रॉक आर्ट है, उससे हैं। और विष्णु मित्र जो है आपके ये पैलियो बॉटनी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें तो लगभग क्वेश्चन ऐसे ही है, बट अच्छा है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी ज़्यादा तो जाते हैं। देखिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है ना। देखिए तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है, लिस्ट फर्स्ट में पहला है स्टिल डिगिंग, दूसरा है बोन्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब ये सारी किताबों के नाम हैं। स्टिल डिगिंग, बोन्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया और फील्ड आर्कियोलॉजी किताबों के नाम है। और लिस्ट सेकेंड में जो है ना ये राइटर्स के नाम है, OGS क्रॉफोर्ड, REM व्हीलर, पीटर L ड्रेविड और B सुब्बा राव, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर किससे मैच करता है, यानी कि स्टिल डिगिंग किसकी बुक है और बाकी किसी किताब है। देखिए जो स्टिल डिगिंग है ना वो आपकी REM व्हीलर की बुक है, A का B है, ठीक है। तो A का B देखिए किसमें है, A का B दो में ये भी शो कर रहा है। तो ठीक दूसरी बुक देखते हैं, बोन्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये आपकी जहाँ तक मुझे पता है ये आपकी OGS क्रॉफोर्ड की है, ठीक है। और पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया B सुब्बा राव की है, और फील्ड आर्कियोलॉजी आपकी पीटर L ड्रेविड की है। तो हम देखते हैं किसमें मिलता है। स्टिल डिगिंग आपकी हो गई ये, और पर्सनालिटी ऑफ इंडिया आपकी हो गई 4, यानी आपका C आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें मैंने आपको बोला था ना कि आपको सारी किताबों के नाम पता नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट 2 पता होने चाहिए। तो देखिए जो पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है ना, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ये किताब बहुत फेमस है B सुब्बा राव की, है ना। तो कुछ किताबों के नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे। देखिए C आंसर सही है, कुछ किताबों के नाम आपको रटने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप रटेंगे नहीं ना तो आप भूल जाएंगे और फिर गलती कर देंगे। तो स्टिल डिगिंग किसकी है, व्हीलर की। बोन्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट किसकी है, OGS क्रॉफोर्ड की। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया B सुब्बा राव। फील्ड आर्कियोलॉजी किसकी है, ये आपकी पीटर L ड्रेविड की है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए इसमें भी यही है कि मैच द बुक्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद दोज ऑफ ऑथर्स इन लिस्ट सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए लिस्ट पहले में भी कुछ किताबों के नाम दिया है और लिस्ट सेकेंड में उनके ऑथर्स के नाम दिया है, यानी कि उनके जो लेखक हैं उनका नाम है।
तो इसको मैच करना है। द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, एक ये पूछा है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, फिर पूछा है आर्कियोलॉजी ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया एंड इंडियन बॉर्डरलैंड्स, ठीक है ना। फिर ये पूछ रहा है, चौथी किताब है डी, द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। देखिए अब ये हमें इसमें से अगर आपको एक दो किताब भी पता है, जैसे कि अगर मुझे मेरी ही बात करें तो मुझे इसमें सबसे पहले क्या पता है, आर्कियोलॉजी ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया एंड इंडियन बॉर्डरलैंड्स, ये जहाँ तक मुझे पता है ये एस पी गुप्ता की किताब है, ठीक है। तो अगर हम सी के हिसाब से ये मैच करें, मैंने कहा था ना एक दो ऑप्शन भी पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए अब ये बी में ही केवल फर्स्ट दे रहा है, सी का केवल इसी में आंसर दे रहा है। अगर हम इसी हिसाब से इसमें करेक्ट करके देखें और हम अपना आंसर चेक करें, है ना, तो आंसर बी राइट है, ठीक है। देखिए इसमें मुझे सिर्फ दो किताबों के नाम पता थे, ठीक है, और ये सॉल्व हो गया। तो आपको दो तीन किताबों के नाम पता होने चाहिए। अब ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल नहीं पता और आपने तुक्का मारा, तब तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जो है पहली किताब द सिटी ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया ना, ये आपकी किसकी है, ये आपकी ए घोष की है, ठीक है ना। द सिटी ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, ये सेकेंड ऑप्शन ए घोष की है। फिर आपकी द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना, ये किसकी है, ये आपकी डब्ल्यू फेयर सर्विस, में फेयर सर्विस पहले लिखा है, डब्ल्यू बाद में लिखा है, बट इनका नाम है डब्ल्यू फेयर सर्विस। तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फेयर सर्विस की किताब है। फिर आपका सी है आर्कियोलॉजी ऑफ सोवियत सेंट्रल एशिया एंड इंडियन बॉर्डरलैंड्स, तो ये एस पी गुप्ता की किताब है, ठीक है ना। फिर आपकी थर्ड आती है द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपकी किसकी है, ये आपकी डी पी अग्रवाल की है, ठीक है। तो इन किताबों के जो नाम मैंने बताया ना, ये मैं इसको स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब ये आपसे पूछ रहा है कि द क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ये, द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अटेम्प्ट टू पुट इंडियन प्री हिस्ट्री ऑन अ प्रॉपर फाउंडेशन वॉज मेड बाय, ठीक है ना। अब ये कह रहा है जो फर्स्ट सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक वे में, है ना, जो इंडियन प्री हिस्ट्री है, ठीक है, अटेम्प्ट टू पुट इंडियन हिस्ट्री ऑन मतलब जो इंडियन प्री हिस्ट्री है, यानी कि आपका इंडियन आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपका प्री हिस्ट्री है ना, उसका जो इतिहास है वो प्रॉपर वे में कौन सी फाउंडेशन ने रखा है। जो चार नाम दिए हैं ना, इसकी बात कर रहा है कि इनमें से कौन था जिसने पहली बार सिस्टमिक वे में और साइंटिफिक वे में, आपका क्वेश्चन का मतलब बहुत सीधा सा समझ लीजिए कि पहली बार ऐसी कौन सी संस्था है जो नीचे दी गई है जिसने आपके इंडियन प्री हिस्ट्री को साइंटिफिक और सिस्टमिक वे में रखा, यानी कि उस वे में खुदाई करवाई या उत्खनन करवाया या वैसे साइंटिफिक और सिस्टमिक वे में चीज़ें खोजी, है ना। तो देखिए इसमें सिंपल सा आंसर आप मारिएगा। जहाँ तक मुझे पता है कि पहली बार ऐसा अटेम्प्ट येल कैम्ब्रिज ने किया था, जो येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, जिन्होंने कश्मीर वाला जो एरिया था उसमें जो मतलब खोजा था, ये पहला अटेम्प्ट साइंटिफिक वे में उन्होंने ही किया था। तो आंसर सी से देखिए सही है। तो ये देखिए इसमें आपको आंसर पता नहीं होता। अब ये आंसर ऐसा नहीं कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ये बस ये अब जब लिखा है कि फर्स्ट साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक में, ठीक है। तो जो देखिए अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर आपने आर्कियोलॉजी पढ़ी है या जब हिस्ट्री आप शुरू करते हैं पढ़ना और आपका स्टार्टिंग से शुरू होता है आदि मानव के टाइम से, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें देगा कि कैसे येल कैम्ब्रिज आया, ठीक है, तो कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या ढूंढा। जैसे अगर रावत वाला जो एरिया बोलेंगे जहाँ से जो सोहन घाटी वाली बात मैं कर रही हूँ, तो अगर उसको ऑप्शन में देता तो वो पहले पूछेगा कि किसने उसको ढूंढा, तो आप ब्रिटिशर्स का जो ग्रुप था उन्होंने उसको वहाँ पे काम किया था। तो ऐसे ही पहली बार येल कैम्ब्रिज ने पहली बार सिस्टमिक और साइंटिफिक वे में, जो बिल्कुल सिस्टम से और साइंटिफिक मेथड से, ठीक है, जो प्री हिस्ट्री की प्रॉपर जो इस पे काम करा, लिखा ना वॉज मेड बाय, ठीक है, वो येल कैम्ब्रिज है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपर कहीं लिखे नहीं मिलेंगे, वो बस आपको सोचने हैं कि ऐसा हो सकता है और यही होगा, ठीक है। एनीवेज आज के मैं क्वेश्चंस बस इतने ही ले रही हूँ।
ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे लिख भेजिएगा। और देखिए ये जो साइट है इसको आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और ये कई सारी भाषाओं में है जिसमें भी आपको सुविधा हो, ठीक है। तो सी यू देन, टेक केयर, बाय।